नमस्कार विनोद जी। नमस्ते सरला जी। पिछले सत्रों में हमने एफपीओ के गठन, गवर्नेंस और वैधानिक अनुपालन लीगल कंप्लायंस पर विस्तार से चर्चा की है। आपको क्या लगता है, और ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार जरूर करना चाहिए? हमारे एफपीओ को ऐसा बाजार खोजने में कठिनाई पेश आती है जहां उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। इसके साथ ही हर कीमत और गुणवत्ता को लेकर ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझ नहीं पाते। बाजार श्रृंखला से जुड़े लोगों की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमें समझाएं कि बाजार कैसे काम करता है और उस तक पहुंच कैसे बढ़ाई जाए। जी विनोद जी, मैं इन कठिनाइयों को समझ सकती हूँ। इन मुद्दों पर एक-एक करके चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बाजार है क्या, ये कैसे काम करता है। जी बिल्कुल। बाजार श्रृंखला से जुड़े लोगों की पहचान वाकई बेहद कठिन काम है। कृपया इन विषयों को विस्तार से समझाइए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं विपणन या मार्केटिंग को। उसके बाद बाजार के दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं बाजार और मार्केटिंग की। आपसे एक सवाल है, जब आप मक्का, गेहूं, चावल, दालें, फल आदि चीजों की पैदावार करते हैं, फिर इनका आखिर करते क्या हैं? जी, जाहिर है हम इन्हें बाजार में बेचते हैं। और आपके लिए बाजार का मतलब क्या है? सरला जी, जहां तक मैं समझता हूं बाजार एक तय जगह होती है जहां माल बेचा जाता है, जैसे हाट, मंडी, सड़क किनारे लगने वाली दुकानें, थोक बिक्री के स्थान, बाजारों में लगने वाली खुदरा दुकानें, सरकारी खरीदी केंद्र, कॉपरेटिव आदि। ये ई मार्केट भी हो सकते हैं जहां ऑनलाइन बिक्री की जाती है। बिल्कुल सही। अगर हमें बाजार को समझना है तो हमारे लिए विपणन अथवा मार्केटिंग को समझना बेहद अहम है। सरला जी, मेरे लिए मार्केटिंग का मतलब है खरीदार, उत्पादन की मांग, गुणवत्ता और मात्रा को लेकर ग्राहकों की उम्मीदों को समझना और उसके मुताबिक उत्पादन करना। जी बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी। इसके साथ ही मार्केटिंग को समझने के लिए आपको कुछ और अहम बातें समझनी होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट या उत्पाद, उसका मूल्य, प्रचार प्रसार, ग्राहक एवं बाजार में प्रतिस्पर्धा। विनोद जी, पहले हम समझते हैं कि एफपीओ के ग्राहक कौन होते हैं, और उसके बाद हम विपणन के दो महत्वपूर्ण पहलू 4P और 2C पर बात करते हैं। सरला जी, एफपीओ के ग्राहक उसके सदस्य या अन्य किसान हो सकते हैं जो कि एफपीओ से एग्री इनपुट्स खरीदते हैं या अन्य सेवाएं लेते हैं। इसके साथ ही एफपीओ के ग्राहक व्यापारी, थोक विक्रेता, कृषि कारोबारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रिटेल चेन, कमीशन एजेंट आदि भी हो सकते हैं जिनके साथ एफपीओ कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल सही विनोद जी। मार्केटिंग के लिए ये समझना सबसे अहम है कि आपके ग्राहक कौन हैं, वो किस उम्र समूह से आते हैं, उनकी आमदनी कितनी है, और वो किस स्थान पर रहते हैं, और उनकी रुचि क्या-क्या है। अब हम 4P के बारे में चर्चा करते हैं, जिन्हें मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। मैं आपको ये अमूल की कहानी के जरिए समझाऊंगी। अमूल कोऑपरेटिव की शुरुआत 1946 में हुई। इसमें 1,85,000 सोसाइटियां शामिल हैं। 1,60,00,000 दूध उत्पादक इन सोसाइटियों को दूध सप्लाई करते हैं। अमूल से 218 जिला कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन और 28 राज्य मार्केटिंग फेडरेशन से जुड़े हैं। अमूल का टर्नओवर 33,150 करोड़ रुपए सालाना है। विनोद जी, 4P का पहला P, जो कि प्रोडक्ट के लिए उपयोग होता है, इसको समझने के लिए हम अमूल का उदाहरण लेते हैं। विनोद जी, क्या आप बता सकते हैं कि अमूल के कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सरला जी, मैंने अमूल के कई प्रोडक्ट्स उपयोग किए हैं, जैसे कि अमूल मिल्क, अमूल ताज़ा, अमूल बटर, अमूल चीज़, अमूल आइसक्रीम, पनीर, दही, घी, अमूल चॉकलेट्स, फ्रेश क्रीम, पाउच बटर मिल्क आदि। जी बिल्कुल सही। अमूल के पास अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए अलग-अलग प्रोडक्ट्स की रेंज है। हर एक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, पैकेजिंग और लेवलिंग
विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को ध्यान में रखकर होती है। पहले पी यानी प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद हम दूसरे पी की, जो कि प्राइस या कीमत के लिए उपयोग होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि अमूल अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें कैसे तय करता है। अमूल की कीमतें ग्राहक सेगमेंट के मुताबिक तय होती हैं। आम लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट्स जैसे दूध, घी, आइसक्रीम, दही, चीज, मक्खन आदि की कीमतें कम रखी जाती हैं। खास तरह के प्रोडक्ट्स जैसे अमूल स्प्रे, प्रोलाइट, मिल्क पाउडर और चॉकलेट्स महंगे दामों में बेचे जाते हैं। कीमतें तय करते वक्त कच्चा माल, कर्मचारियों पर खर्च, वितरकों का मार्जिन, किसानों का मुनाफा, प्रशासनिक और उत्पादन लागत, प्रतिस्पर्धी कंपनियों के उत्पाद की कीमत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, पैकेजिंग लागत और टैक्स आदि का भी ध्यान रखा जाता है। अब हम तीसरे पी यानी प्लेस या स्थान के बारे में बात करेंगे। अमूल ने अपने मार्केटिंग चैनल के जरिए कई जगहों पर अपनी पहुंच बनाई है। आइए देखते हैं कि अमूल अपने उत्पाद ग्राहकों तक कैसे पहुंचाता है। अमूल के पास अपना देशव्यापी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिसमें डीलर, फ्रेंचाइजी के साथ होलसेलर और रिटेलर की भी विशाल चेन शामिल है। अब हम अंतिम पी यानी प्रमोशन या प्रचार प्रसार पर चर्चा करेंगे। अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए अमूल ने कई तरीके अपनाए हैं, जिसमें शामिल है टैगलाइन जैसे अटली बटली डिलीशियस और द टेस्ट ऑफ इंडिया, सबकी जानी पहचानी अमूल गर्ल, अमूल ऐप और ई कॉमर्स, ट्रेड शो, फूड मेला जैसे फोरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्रतिस्पर्धा की अहमियत। कारोबार में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा बेहद अहम होती है। एफपीओ प्रतिस्पर्धा के माहौल में काम करते हैं, जहां उनको अपने उत्पाद की गुणवत्ता या क्वालिटी को लेकर बाजार में श्रेष्ठता साबित करनी होती है। जी बिल्कुल सरला जी, जब हम बाजार में पहुंचते हैं तब हमें अपने प्रतिस्पर्धी के बारे में पता होना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें अपने उत्पाद और सेवाओं के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए, ताकि हम भी बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के तौर पर उभर सकें। जी, इसलिए एफपीओ को न सिर्फ अपना उत्पाद विकसित करना होता है, बल्कि उसकी अपनी अलग खासियत भी पैदा करनी होती है, जिसे मार्केटिंग भाषा में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी कहा जाता है। यूएसपी आपका प्रोडक्ट की एक ऐसी अनोखी विशेषता होती है जो उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। बाजार में प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरी, उनकी रणनीति, फायदेमंद स्थिति, बाजार में पहुंच बनाने में आ रही बाधाओं, उनके उत्पाद की कमजोरियों और इनसे निपटने की उनकी रणनीति का विश्लेषण करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा सरला जी आपने। विनोद जी, हम एक केस स्टडी लेते हैं और उसमें एफपीओ के उत्पादों की मार्केटिंग के कुछ टिप्स समझते हैं। प्रोडक्ट उत्पाद, ग्राहक की समझ, प्रोडक्ट कोर फीचर यानी उसकी खासियतों की पहचान जिन्हें आप अपने प्रोडक्ट में शामिल करना चाहेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन विकसित करें, जैसे नाम, विशेषताएं, कीमत, फायदे आदि। कोर प्रोडक्ट विकसित करें। कोर प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद के इर्द गिर्द अपने दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार करें। प्रोडक्ट को लगातार विकसित करते रहें। जी बिल्कुल सरला जी, उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति बनाने में ये जानकारी बेहद उपयोगी साबित होगी। प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण, अपने ग्राहकों की क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता पर विचार करें। इनपुट लागत, उत्पादन लागत, प्रोसेसिंग लागत, ट्रांसपोर्टेशन खर्च, मार्केटिंग खर्च जैसी कई लागतों का ख्याल रखें। प्राइसिंग यानी कीमत तय करते वक्त मुनाफे को भी उसमें शामिल करना चाहिए। कीमतें प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए, यानी बाजार में आपके प्रतियोगी ने सामान उत्पादों की कीमतें कितनी तय की है, इसका भी ख्याल रखें। बिल्कुल, कीमतों को लेकर अब काफी गहराई से बात समझ आई है। प्लेस, स्थान, उन जगहों या बाजार की पहचान करें जहां आपके उत्पाद की मांग हो। उन मार्केटिंग चैनल या माध्यमों की पहचान करें जो उस स्थान विशेष पर काम कर सके
या आपके उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचा सकें। मार्केटिंग के सभी माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सरकारी, निजी और तकनीक पर आधारित चैनल्स। अंत में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट की डिलीवरी मॉडल को निर्धारित करें। सही कहा सरला जी आपने। ग्राहक की सहूलियत के नजरिए से भी जगह की पहचान बेहद जरूरी है, जिससे कि ग्राहक हमारे उत्पाद खरीद सकें। प्रचार प्रसार, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी यूएसपी तैयार करें। यूएसपी के इर्द गिर्द उत्पाद की ब्रांडिंग करें, टैगलाइन तैयार करें, कोर प्रोडक्ट या मुख्य उत्पाद की खासियतों और उनके लाभों के इर्द गिर्द मुख्य संदेश विकसित करें। अलग अलग प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करें, जैसे कि परंपरागत माध्यम और सोशल मीडिया। सही कहा सरला जी, ये प्रमोशन या प्रचार प्रसार के लिए बहुत आवश्यक है। कस्टमर सेगमेंट या ग्राहक समूह की पहचान करें। हर ग्राहक समूह की पसंद की पहचान करें। हर एक ग्राहक समूह की जरूरत पूरा करने वाला उत्पाद तैयार करें। ग्राहक समूह के मुताबिक मार्केटिंग के चैनल का चयन करें। ग्राहकों की उत्पाद को लेकर राय या फीडबैक लेने का तरीका विकसित करें। प्रोडक्ट या उत्पाद में सुधार करते वक्त ग्राहकों की राय का विशेष ध्यान रखें। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, अपने प्रतिस्पर्धी का विश्लेषण करें। प्रतिस्पर्धी की मार्केटिंग रणनीति को समझें। उनके उत्पाद की विशेषता यानी प्रोडक्ट फीचर, कीमत और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को समझें। बाजार में आ रहे तकनीकी और नियम कानून संबंधित बदलावों पर नजर रखें। बिल्कुल सही कहा सरला जी। ग्राहक समूह और अपने प्रतिस्पर्धी का विश्लेषण और उनकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो विनोद जी, इस सत्र से आपको क्या समझ में आया? सरला जी, एफपीओ को प्रभावशाली बनाने के लिए बाजार की समझ होना आवश्यक है। मार्केटिंग रणनीति की समझ एफपीओ के मुनाफे को काफी हद तक बढ़ा सकती है। मार्केटिंग मिक्स में 4 P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के इर्द गिर्द मार्केटिंग रणनीति बनाना शामिल है। किसी भी एफपीओ को बाजार में सफलता के लिए ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और 4P के विश्लेषण के जरिए सही मार्केटिंग मिक्स तैयार करने की आवश्यकता होती है।